तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज धनतेरस, कल छोटी दीपावली और उसके बाद फिर मेन वाली दीपावली। तो सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हो सकता है कि अगर पटाखों का शोर ज़्यादा रहा तो दीपावली पे वीडियो ना बन पाए, तो उससे पहले आज अग्रिम में ही आप तमाम सम्मानित देशवासियों को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा आप पे बनी रहे। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। गलत के आगे कभी मत झुकें। अपने घर की इज्जत, अपने घर की मान मर्यादा बचाने के लिए आपको किसी से भिड़ना पड़े तो आप भिड़ें। अपना सब कुछ बलिदान देना पड़े तो दे दें। ये तमाम शिक्षाएं हमें मिलती हैं दीपावली से। और पटाखे वटाखे अच्छे से जलाइएगा। किसी के ज्ञान, किसी के बहकावे में मत आइएगा कि पोल्यूशन होता है। क्योंकि 364 दिन आपने पोल्यूशन को बचाया होगा तो आज बचाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर 364 नहीं बचाया होगा तो एक दिन बचा के भी कुछ उखड़ेगा नहीं। तो आराम से पटाखे वटाखे जलाइएगा। ज़्यादा ज्ञान और इन सब चक्करों में मत पड़िएगा, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी इंसान भी समय के साथ परेशान ही रहता है। खैर, दीपावली अच्छे से मनाइएगा। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। मैंने हर कहानी में आपसे कहा है कि जहाँ जहाँ नाजायज़ संबंध और जहाँ जहाँ अनैतिकता घुसी है, उस परिवार को, उस घर को हमेशा ही बर्बाद करती है। एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसा एग्जाम्पल निकल के सामने आया बिहार से। साल 2021 में वहाँ एक ऐसा कत्ल होता है कि उस कत्ल के चर्चे पूरे बिहार में होते हैं। क्योंकि जिसका कत्ल होता है वो मॉडलिंग में भी थी, और बिहार के लोग फिल्म इंडस्ट्री की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। टाइम पास के लिए उनके पास और कुछ ज़्यादा होता नहीं है, संसाधन नहीं है। यूपी बिहार में मूवीज़, हीरो, ये तमाम चीज़ें ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती हैं। तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में भी रहा केस। तो पूरी कहानी क्या है अब आपको बताता हूँ। बात 12 अक्टूबर साल 2021 की है। बिहार के पटना में एक महिला रहा करती थी, अनीता देवी। शुरुआती नाम अनीता देवी, लेकिन जब वक्त के साथ साथ मॉडलिंग की दुनिया में अनीता देवी ने कदम रखा तो उसने अपना नाम बदल के मॉडल मोना रॉय रख लिया। छोटी मोटी मॉडलिंग उसने की। उसके बाद लाइफ स्टाइल थोड़ी सी आगे बढ़ी, तरक्की भी मिली, तो एक दो कंपटीशन भी उसने देखे, कई जगहों पे पार्टिसिपेट किया, कहीं कहीं रनर अप भी रही, कहीं कहीं विनर भी बनी। इस वजह से काफ़ी लोग इसको जानने लगे, काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई, तमाम चीज़ें भी बढ़िया चल रही थी, पैसे वैसे भी आने लगे। लेकिन इसी दौरान 12 अक्टूबर साल 2021 की बात है। नवरात्रि का 7वां दिन था लगभग, जहाँ तक मुझे याद है। 12 अक्टूबर साल 2021 को नवरात्रि का 7वां दिन। ज़्यादातर लोग व्रत रहते हैं। अनीता देवी भी व्रत थी, और साथ ही कहीं दुर्गा पूजा लगा था तो अपनी बेटी आरोही के साथ घूमने गई थी। रात होती है, घूम के लौटती है, घर के सामने पहुंचती है। इसके बाद अपनी बेटी से कहती है कि तुम उतरो और गेट खोलो और मैं स्कूटी अंदर कर दूं। आरोही उतरती है, गेट खोलती है। इसी दौरान 2 बाइक सवार इस घर के पास आते हैं। आने के बाद अब महिला भी ना समझ पाए कि आखिर ये लोग कौन है, अचानक से क्यों आए हैं। आरोही भी घूर रही। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई कुछ जान पाता, ये लोग अपने कमर से पिस्टल निकालते हैं, तमंचे निकालते हैं, और एक एक करके मोना रॉय के ऊपर फायर कर देते हैं। अब जैसे ही फायर करते हैं, सबसे पहले मोना रॉय चीखती है, उसके बाद आरोही चीखती है, गोलियों की आवाज़ भी गूंजती है। अड़ोसी पड़ोसी जैसे चीख पुकार और गोलियों की आवाज़ सुनते हैं, फ़ौरन भाग के बाहर आते हैं। तब तक जो लोग आए थे वो चले जाते हैं, बाइक को स्पीड से भगा के वहाँ से निकल जाते हैं। अब आसपास के जब तमाम लोग आते हैं और देखते हैं कि मोना रॉय ज़मीन पे गिरी पड़ी है, बिटिया चीख रही है, चिल्ला रही है, फ़ौरन पूछते हैं क्या हुआ। कांपते हुए बिटिया बताती है कि मेरी माँ को 2 लोग आते हैं, गोली मार देते हैं। उसके बाद फ़ौरन आनन फानन में मोना रॉय को हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ पे अब इलाज शुरू हुआ। जो गोली लगी थी वो बॉडी के निचले हिस्से में लगी थी, यानी पेट, कमर। अब इलाज शुरू हुआ, तब तक पुलिस को भी फ़ोन चला गया कि एक मॉडल जिसको गोली मार दी गई। पुलिस भी भागी भागी पहुंची। पहुंचने के बाद पुलिस ने डॉक्टर से पूछा कि क्या स्टेटस है। डॉक्टरों ने कहा कि कोशिश जारी है। इलाज शुरू हुआ। इलाज होने के बाद जब जांच पड़ताल हुई, थोड़ा सा और ब्लड वगैरह दिया गया,
एक दिन बाद मोना होश में आ जाती है। अब जब मोना होश में आती है तो थोड़ा सा राहत की सांस डॉक्टर भी लेते हैं, पुलिस वाले भी लेते हैं कि चलो अब ये कुछ बताएगी। मोना से पूछा गया कि आपको किसने गोली मारी। मोना ने कहा मुझे नहीं पता। फिर पुलिस वालों ने पूछा कि क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी। मोना ने इस पे भी इनकार कर दिया। अब पुलिस वालों को उम्मीद थी कि मोना कुछ बताएगी, मोना ने इनकार कर दिया। पुलिस वाले परेशान। इसी बीच मोना की तबीयत फिर खराब हुई और उसको मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया। यह हुआ कि वहाँ पे इसका इलाज होगा और वहाँ पे बच जाएगी। इधर पुलिस वालों ने अब केस दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की और सबसे पहले मोना का जो बैकग्राउंड था वो खंगाला। तो जो मोना का बैकग्राउंड था जब उसको खंगाला तो कुछ चीज़ें पता चली। मोना शादीशुदा महिला थी और इसकी ज़िंदगी बड़ी मुफलिसी, बड़ी गरीबी में गुजरी है। इसका जो पति था सुमन कुमार ने एक फ़ोटोकॉपी की शॉप चलाता था। दोनों की शादी हो गई थी। दोनों की शादी के बाद 2 बच्चे थे, बिटिया थी आरोहिक और एक बेटा था नैतिक। ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही थी, बाकी इसकी ज़िंदगी में कुछ खास ऐसा था नहीं। अच्छा, इधर एक और चीज़ हुई। दरअसल जब पुलिस वाले देखते हैं कि अब चूँकि मोना एक ठीक ठाक मॉडल भी थी तो 150 लोग उसको जानते थे, और जब उनको खबर लगी कि मोना जो है उसको गोली मार दी गई तो मिलने वालों का जो सिलसिला था वो भी बढ़ता चला गया। पुलिस को वो भीड़ भी कंट्रोल करनी बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो उन्हीं खास लोगों को इजाज़त मिल रही थी जो बड़े खास थे, यानी फैमिली के, मोना के। तो काफ़ी लोग परेशान थे। परिवार वालों से पूछा जा रहा था कि मिलने दे या ना मिलने दे। अब इसी बीच पुलिस वालों की नज़र एक शख्स पे पड़ती है। काफ़ी परेशान था ये। परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो मिले, साफ साफ वो मना भी कर रहे थे, लेकिन इधर ये दबाव भी बना रहा था। पुलिस वालों ने पूछा ये कौन है। तब पता चला कि ये राजू है और एक बिल्डर है ठीक ठाक पैसे वाला। अब पुलिस वालों ने पूछा कि भाई अगर ये बिल्डर है, ठीक ठाक पैसे वाला भी है, तो ये इतना क्यों परेशान है, क्या ये मोना का फ़ैन है। तब पता चला कि नहीं, ये मोना का बॉयफ्रेंड है। अब ये बात जैसे पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वालों को लगा कि अब यहाँ से कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि अब इसको पूछताछ कैसे करें। इसी बीच उन्होंने कहा कि अब मोना तो बेहोश है, तो एक काम करते हैं, हम नाम लगा देते हैं कि मोना ने कुछ कहा। इसके बाद राजू से पूछताछ हुई। पुलिस वालों ने राजू से कहा कि ये तुमने क्यों करवाया। अब राजू ये बात सुनता है, वो कहता है कि साहब मैंने क्या करवाया। पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, तुमने ही मर्डर करवाया। अब उसने कहा नहीं, और साथ ही उसने कहा कि आपके पास कोई सबूत हो तो आप अरेस्ट करो, नहीं तो आप ऐसे परेशान नहीं कर सकते मुझे। पुलिस वालों को लगा कि यार ये तो कानून जानता है। बहरहाल उन्होंने उसको जाने दिया और अपने तरीके से और पड़ताल करने लगे। इसी बीच जब एक अफेयर का जो जानकारी है पुलिस वालों को लगा, तो फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पति ने ही कुछ करवा दिया। उसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल का जो दायरा है पति के इर्द गिर्द घुमा दिया। पति के बारे में जब पता किया और तमाम जानकारियां निकाली कि कहाँ गया था, क्या कर रहा था, किससे बातचीत की, ये तमाम चीज़ें जब जानकारियां निकाली तो कहीं भी कुछ ऐसा सस्पिशियस मिला नहीं। अब पुलिस वाले फिर परेशान किए। बॉयफ्रेंड पे शक किया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। पति पे शक किया, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, पति के बारे में जब और पता किया तो 2-3 चीज़ें और पता चली। सुपारी के लिए ठीक ठाक पैसे लगते हैं, कोई यूं ही कत्ल नहीं कर देगा किसी के कहने पे। और पति की माली हालत उतनी अच्छी थी नहीं, फोटोकॉपी करके वो सुपारी भर के पैसे नहीं इकट्ठा कर पाएगा। साथ ही जब पड़ताल करी कि तुम कहाँ गए थे, किससे मिले थे, कॉल डिटेल वगैरह चेक की, तो वहाँ भी कुछ खास मिला नहीं। पत्नी ने भी कुछ बताया नहीं। करें क्या। अच्छा, राजू से इस तरह से पूछताछ की नहीं जा सकती, उसकी कॉल डिटेल निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ सबूत हो तो निकाली जाए। तो पुलिस वालों ने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना हम राजू के ऑफिस और घर पे हम दबिश डालें। इसके बाद पुलिस वालों ने राजू के ऑफिस और घर पे दबिश डाली। जब घर पे दबिश डाली तब वहाँ पे कुछ बात आगे बनी। दरअसल घर के अंदर शराब की बोतलें मिली, और जैसे शराब की बोतलों को पुलिस वाले देखते हैं उन्हें लगा कि अब तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, चूँकि बिहार में उस टाइम शराब बैन थी। शराब के केस में उसको अरेस्ट किया, लेकिन बहाना तो शराब था, असल मकसद कुछ और था। पूछताछ करी, तमाम तरह के टेस्ट किए, अपने तमाम हथकंडे अपनाए, तमाम जो भी उनका तरीका है उसको चेक करवाया, लेकिन बात कुछ खास बनी नहीं।
ना ही राजू ने कुछ ऐसा बताया, ना ही उसके पति ने कुछ ऐसा बताया। तमाम तफ्तीश, तमाम पड़ताल पुलिस वाले करते रहे, छानबीन करते रहे, केस कुछ आगे खास बना नहीं। अंत में जब पुलिस वालों को लगा कि अब राजू से भी कुछ मिल नहीं रहा, तो आखिर शराब के केस में कितने दिन अपने पास रखते हैं, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। अब फिर जांच पड़ताल आगे बढ़ी। जब जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो फिर उन्होंने कहा कि काम अब करते हैं। बॉयफ्रेंड को भी टटोल लिया, परिवार वालों को भी टटोल लिया, कहीं से कुछ खास मिला नहीं। एक काम करो, शूटरों के बारे में पता करो। अब शूटरों के बारे में जब पता किया तो वहाँ का एक भोला यादव था जो उस टाइम सुपारी किलिंग वगैरह करता था। पुलिस वालों ने कहा कि उसको पकड़ो। पुलिस की एक टीम भोला यादव के पास गई, गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करी। शुरुआत में ये भी कुछ खास बताया नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ा, पुलिस अपना हथकंडा अपनाती है। अच्छा, एक फॉरेंसिक और टेक्निकल सर्विलांस को जब एक्टिव किया तो पता चला कि जो भोला है उसकी आखिरी लोकेशन क्राइम सीन के आसपास से 1-2 दिन पहले देखी गई है। इसके बाद पुलिस वालों ने अपने तरीके से जब पूछताछ करी, तब जो कहानी निकल के सामने आई, उस कहानी ने पूरे बिहार को चौंका के रख दिया था। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत साल 2012 से होती है। साल 2012 में चूँकि ये लोग काफ़ी मिडिल क्लास थे, चाहे वो अनीता देवी हो चाहे सुमन कुमार हो, पैसे वैसे खास थे नहीं, लेकिन अनीता जो थी वो शौकीन थी लग्जरी लाइफ के। तो इसी दौरान उसकी नज़दीकियाँ और मुलाकात राजू से हो जाती है। राजू एक बिल्डर, लाखों करोड़ों का मालिक। दोनों एक दूसरे के करीब आए। राजू ने भी दिल खोल के पैसा लुटाया। धीरे धीरे इसके शौक़ बढ़े, लग्जरी लाइफ जीने लगी। राजू ने कहा कि तुम मॉडलिंग कर लो, ये मॉडलिंग भी करने लगी। वहाँ भी लोग इसको पसंद करने लगे, ये काफ़ी खुश रहने लगी। वक्त आगे बढ़ा, दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। जब काफ़ी करीब आ गए तो फिर इधर पति से संबंध खराब हो गया इसका। राजू से संबंध बढ़िया होने की वजह से पैसे वैसे मिलने लगे, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई। लेकिन कोई ऐसा भी था जिसको ये तमाम चीज़ें खटक रही थी। एक तो जो अनीता का पति था सुमन, उसको तो खटक ही रही थी, लेकिन एक कोई और भी था, उसको ये चीज़ें इस कदर खटक रही थी कि उसे लगा कि तमाम चीज़ें तो बर्बाद हो जाएंगी। वो कोई और नहीं, राजू की पत्नी थी, क्योंकि राजू भी शादीशुदा था। अच्छा, इसी बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी। दरअसल जब दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ गई, तब राजू ने 25 लाख का प्लॉट अनीता को गिफ्ट कर दिया कि जाओ, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम ले रहा हूँ। अब 25 लाख का प्लॉट जब उसे गिफ्ट किया और इस बारे में जानकारी राजू की जो पत्नी है शारदा को हुई, तब उसे लगा कि अब ये तो सब कुछ न्यौछावर ही कर देगा, सब कुछ लुटा ही देगा। तो एक काम करो, अब कुछ हिसाब किताब बनाओ। पति से बेइंतहा प्यार था तो पति को कुछ कर नहीं सकती थी। इसी दौरान जो शारदा का बेटा है उसे भी जब पता चला तो वो भी काफ़ी नाराज़ होता कि पापा सब कुछ लुटा दे रहे हैं एक पराई औरत पे, तो वो भी साथ देने पे उतारू हो गया। तब शारदा ने प्लान बनाया कि क्यों ना उस महिला को ही मरवा दें, ना रहेगी वजह, ना कुछ बात आगे बनेगी, ना कोई पैसा जाएगा। उसके बाद शारदा किराए के शूटरों को खोजती है। खोजते खोजते मुलाकात भोला यादव पे होती है, तलाश खत्म होती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं, सुपारी की रकम फिक्स कर दी जाती है और फिर 12 अक्टूबर साल 2021 को भोला यादव अपने 2 शूटरों के साथ आता है और आने के बाद गोली मार के हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन जान उस टाइम बच जाती है। लेकिन 5 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जो मॉडल मोना रॉय थी उर्फ अनीता देवी, इसकी मौत हॉस्पिटल में हो जाती है और इसका किस्सा ख़त्म हो जाता है। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, फ़ौरन शारदा की तलाश की जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। जब उससे पूछताछ होती तो उसने भी यही कहानी बताई कि क्योंकि मेरे पति की सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा ये महिला खा रही थी, मेरे बच्चे अब सड़क पे आ जाते हैं। 25-25 लाख के प्लॉट उसको मिल रहे थे, लग्जरी लाइफ स्टाइल के ढेर सारे पैसे मेरा पति लुटा रहा था। तो ऐसे हाल में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लगा कि अगर मैं कत्ल कर दूंगी, करवा दूंगी कायदे से, तो कभी पकड़ी भी नहीं जाऊंगी और मेरे बच्चे का और मेरा भविष्य थोड़ा सा सेफ रहेगा और मैं अपने पति को किसी और से शेयर नहीं करना चाहती थी। अब ये तमाम चीज़ें जब वो महिला बोलती है, पुलिस वाले भी जब उसका बयान सुनते हैं, बयान सुनने के बाद उसे गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद चार्जशीट बनाते हैं।
चार्जशीट की वजह से ये तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं कि कैसे नाजायज़ संबंध जो है वो शुरू से ही परिवार को खाता रहा है, और यहाँ भी उसने एक परिवार को खा लिया। राजू की पत्नी भी गई, गर्लफ्रेंड भी गई, एक महिला की जान चली गई, तमाम चीज़ें धरी की धरी रह गई, समाज में बदनामी हुई और न जाने क्या क्या। तो फिलहाल ये बड़ी अजीब सी कहानी थी जो मुझसे छूट गई थी, और मैं कई दिन से फिराक में था कि इसको सुनाऊं, लेकिन आज मौका मिला तो मैंने सुनाया। तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और सवाल जवाब अब नहीं करूंगा आज, क्योंकि मुझे जाना था और कई लोगों के नाम वाम भी लिखने थे, वो मैं लिख नहीं पाया। तो कल मैं सबके नाम भी लूँगा। तो आज के लिए माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि धनतेरस है, सामान वामान भी खरीदना है, और कायदे से मेरी फ्रिज ख़राब हो गई है और उसको लेना है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।